हेलो एंड वेलकम टू दिस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन। और आज जो मेरे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं वो एक मार्केट वेटरन है, मिस्टर मनीष सोंथालिया। इज डायरेक्टर एंड सीईओ एमके इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स। वेलकम टू द शो मनीष सर, और समय निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। मनीष सर, बाजारों के बारे में चर्चा करते हैं। हमारे बाजारों में बहुत अनिश्चितताएं हैं अभी भी, और उन अनिश्चितताओं के बीच में हमने बाजार को काफी वोलेटाइल देखा। हमने 22,000 का स्तर भी देखा और वहां से अच्छी रिकवरी भी देखी। 24,500 के लेवल के आसपास तक तो हम आ ही चुके थे। क्या लगता है आपको यहाँ से, क्योंकि अब टैरिफ्स का दबाव थोड़ा कम हो रहा है। ट्रम्प साहब फिर से विचार कर रहे हैं, और टैरिफ्स जहां उन्होंने सेट किए थे वो सस्टेनेबल नहीं थे, हम सब जानते थे। कहीं ना कहीं उसमें बदलाव होंगे। उसके बाद अब जो रीसेंट डेवलपमेंट हुई है, जो टेंशन एलओसी पे है, उसको देखते हुए मार्केट्स में दबाव देखने को मिला हमें। स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? हाउ वुड यू अप्रोच द मार्केट्स राइट नाउ? देखिए, अभी मार्केट फॉर नेक्स्ट 3 महीने जो 90 डेज का जो टैरिफ पॉज है, और अभी हमें तो एलओसी में भी डील करना है, जी। तो मार्केट एक रेंज बाउंड रहेगा। मतलब नेक्स्ट 3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो 22,000 के नीचे मार्केट जल्दी से नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत अच्छा। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स काम में आएंगे अगर मार्केट हम्म। 22,000 के नीचे जाता है। मतलब आप 18 के पी के नीचे चले जाएंगे। जो 10 जी। साल के एवरेजेस पी हैं वो डिफेंड हो जाएंगे 22,000 के लेवल्स पर, क्योंकि अर्निंग्स ग्रोथ तो 10 से 12% ही होगा एफआई ट्वेंटी जी। सिक्स में। और लॉन्ग टर्म जी। एवरेजेस इंडिया के मार्केट में 18 के पी के नीचे इंडिया का मीडियन पी कभी भी नहीं गया। 10 साल 12 साल का एवरेज। तो अगर आप ओके। 1250 का अगर आप एवरेज लेते हैं 2026 और हम्म। 2027 का एवरेज पी मल्टीपल 1200 हम्म। होगा आपका 2026 का FY26 का ईपीएस निफ्टी 50 का, और जी। 27 में होगा आपका 1300 का। तो अगर आप एवरेज ले तो 1250, 1250 हम्म। को अगर आप 18 से मल्टीप्लाई करें तो हम्म। मोटा मोटी आपके पास 22,000 का लेवल आता है। 22,000 के जी। नीचे मार्केट जाना बहुत मुश्किल है, और ठीक है। ऊपर में 25,000 के ऊपर जाना मार्केट बहुत मुश्किल है, क्योंकि अच्छा। फिर वही अर्निंग ग्रोथ आ जाएगी। अर्निंग ग्रोथ आपकी वही 10% है। तो बाईस हम्म। हजार के लेवल्स पर आप अगर 10% अर्निंग्स ग्रोथ पकड़े तो आप हम्म। मोटा मोटी पकड़ रहे हैं अनदर 2200 पॉइंट। 2200 पॉइंट और हम्म। 22,000 या 24,500, हम वही लेवल्स पर हम्म। अभी खड़े हैं। तो जी। जब तक ये टैरिफ का मसला आइदर वे क्लियर नहीं हो जाता है, हम्म। ये मार्केट रेंज बाउंड रहेगा। उसमें हम्म। इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना अपने को टेंशन नहीं है, पर चाइना के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा लगता नहीं है कि कोई 145%, एक सौ पच्चीस जी। परसेंट ये सब टैरिफ कभी भी सस्टेन होंगे। जी। बेसिकली चाइना का जो टैरिफ है वो 20-30% पर आके रुकेगा, और बीस ओके। तीस परसेंट पर आके रुकेगा। और यूएस में एक टैक्स कट की भी बात हो रही है, वो अगर हम्म। आएगी तो आपके एक सेंटिमेंट बूस्टर मिलेगा। बट हम्म। क्योंकि क्या है कि आपने सब जो स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है वो आपके डिस्क्लोज कर दिए। मतलब हम्म। अमेरिका अपनी वल्नरेबिलिटी को पूरी दुनिया के सामने दिखा चुका। सो उस पॉइंट ऑफ करेक्ट। व्यू से अगर आप देखें तो क्या है कि द कैट इज आउट ऑफ द बैग। तो करेक्ट। केपेक्स केपेक्स जो लोग, जो बिजनेस पीपल हैं, जो बिजनेसमैन है, वो हम्म। केपेक्स करना चाहते थे। अब वो केपेक्स सब पुल बैक कर रहे हैं, क्योंकि उनको यही नहीं मालूम है कि बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा रहेगा। तो कैपिटल श्योर। गुड्स जो बहुत एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम रहा हुआ है इंडिया में भी लास्ट जी। 3-4 साल से, वो एक हम्म। बैकफुट ले। तो ये सब ओके। टेंशन्स हैं, हम्म। हमें जो डील करनी पड़ेगी। तो अभी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए इस बाजार में? क्योंकि जब हम 21,000 22,000 के पास थे तो सब बोल रहे थे कि मार्केट और नीचे जाएगी और नीचे जाएगी। एक क्विक बॉटम बना और अच्छी खासी तेज फास्ट रिकवरी जो है अपने बाजारों में देखी, और बहुतों को फोमो होने लगा कि ओहो, अपॉर्चुनिटी खो दी। हम कैश में बैठे हुए थे, कैश में बैठे हुए थे, कैश लगा नहीं पाए। तो ऐसे में अ, इस समय पे क्या होना चाहिए? शुड वी बी फुली इन्वेस्टेड इन द मार्केट्स, या अभी भी कैश पे बैठने का है समय, थोड़ा बहुत कैश रखना सही रहेगा? देखिए, थोड़ा बहुत एसेट एलोकेशन आपको सोने चांदी में करना चाहिए, क्योंकि गोल्ड इज अ वेरी फेवर्ड एसेट क्लास, क्योंकि यूएस डॉलर की डेप्रिसिएशन तो निश्चित है। जी। क्योंकि वहां पर जो 1 रुपए के एसेट, $1 के एसेट के सामने $12 की लाइबिलिटी है। और जो कि हम्म। सारी दुनिया को पता चल चुका है कि जी। आप ये टैरिफ वगैरह क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि आप अपनी फिजिकल बैलेंस शीट को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। करेक्ट। तो दिस ड्यू टू, मतलब डेकेड्स की ओवर स्पेंडिंग आप कर रहे हैं। आपकी आमदनी अठन्नी, आप खर्चा रुपया कर रहे हम्म। हैं, और वो भी एक हम्म। दो साल नहीं, या 50-50 साल से वही कर रहे हैं। तो ये आज की जो हम्म। सिचुएशन है उसमें डॉलर का अप्रिशिएट होना बहुत मुश्किल है। डॉलर डिप्रिशिएट होगा तो सोने की एक जगह है। सोना हम्म। ऑलरेडी 1 लाख के करीब है।
और भी जी। गुंजाइश होगी। तो एक अगर आपके पास 100 रुपए है तो 10 से 15 रुपए आप एसेट में सोने चांदी में बुलियन में लगाइए, थोड़ा ओके। बहुत आप डेट में लगाइए 10-15%। और हम्म। बैलेंस, क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंडिया में तो घट रहे हैं, तो जी। वहां के पॉइंट ऑफ व्यू से इनकम फंड्स, डेट फंड्स, क्रेडिट फंड्स, वो सब हम्म। में भी आप थोड़ा बहुत दे सकते हैं। और हम्म। बैलेंस पोर्शन जो है आपको इक्विटीज में लगानी चाहिए। हम्म। इक्विटीज में मेरे हिसाब से तो आज की डेट में मल्टी कैप अप्रोच रखना चाहिए। ओके। आप ना तो पूरी तरह रिस्की सेगमेंट मिड एंड स्मॉल कैप में जाइए, ना पूरी तरह एकदम सेफ हेवन लार्ज कैप में जाइए। आप दोनों को बैलेंस करके जाइए, 50% लार्ज कैप, 50% मिड एंड स्मॉल कैप। आई थिंक आपका रिस्क और रिटर्न ऑप्टिमाइज हो जाएगा। अगर वहां पर आप एसआईपी रूट फॉलो करें या सिस्टमैटिक टर्म प्लान के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कुछ रुपए आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम डिप्लॉय करें, तो वो सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी होगी, जब तक ये 90 डे का पीरियड वो नहीं हो जाता। मैं तो नहीं मानता हूं कि अगर आप एक फंड मैनेजर है, अगर पब्लिक आपको पैसा दी है, इन्वेस्टर्स जी। आपको पैसा दिया जी। है कि आप इन्वेस्ट कीजिए, तो आपको कैश कॉल नहीं लेना चाहिए। इन्वेस्टर कैश कॉल अपने एंड में ले सकते हैं एसेट एलोकेशन का पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर जी। अगर वो कोई एक फंड में रुपया डालते हैं और वो हम्म। उन्होंने आपको इक्विटीज में इन्वेस्ट करने के लिए रुपया दिया है, तो इट जी। इज योर ड्यूटी टू एक्चुअली बाय। उसके बाद फिर आप इन्वेस्टमेंट कॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से कैश होल्ड करें। देखिए, हम्म। बेंचमार्क तो हमेशा इन्वेस्टेड रहता है, जी। जी। तो आप ही इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप हम्म। मतलब थोड़ा रिस्क अवर्स होना चाहते हो तो कैश प्रॉक्सी स्टॉक्स ले लीजिए, एचडीएफसी हम्म। बैंक ले लीजिए, रिलायंस ले लीजिए, ये सब कैश प्रॉक्सी स्टॉक्स है। तो मैं तो हम्म। नहीं मानता कि कैश कैश कॉल लेना चाहिए फंड मैनेजर, मैं नहीं लेता हूँ। आई एम ऑलवेज फुली इन्वेस्टेड एट ऑल पॉइंट्स इन टाइम। तो बट हाँ, मतलब एलोकेशन चेंज होता रहता है। और हम्म। चूंकि हम 25,000 के करीब है, 24,000 का ऑलरेडी लेवल है, तो आज की हम्म। डेट में मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा बाजार साइडवेज मूवमेंट रहेगा। और हम्म। आपको अगर नया कैपिटल लगाना है तो आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम पॉइंट व्यू से ही लगाना चाहिए, और आपको हम्म। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेट करना चाहिए। 1/10 कर लीजिए, 10/12 कर लीजिए, या 25/4 कर लीजिए। ये ओके। स्ट्रैटेजीज आपको एज अ इन्वेस्टर करनी चाहिए। मनीष सर, कुछ बजट के अनाउंसमेंट्स के बाद ही कंजम्पशन थीम को बड़ा पॉजिटिव सेंस में देखा जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि ये माना जा रहा है कि इनकम टैक्स स्लैब्स में जो बदलाव हुए हैं उससे लोगों के हाथों में पैसा आएगा बाय बाय फर्स्ट और सेकेंड क्वार्टर एंड देन कंजम्पशन स्टोरी विल स्टार्ट अगेन। जो हमारे देश में, बिकॉज वी हैव बीन ड्राइविंग बिकॉज ऑफ कंजम्पशन, हमारी इंटरनल डिमांड इतनी ज्यादा है, पॉपुलेशन इतनी ज्यादा है, तो कंजम्पशन स्टोरी को आप कैसा देखते हैं? और कंजम्पशन में ही अगर हम, कौन से वर्टिकल है जो आपको लगता है कि दे शुड बी गिविंग गुड रिटर्न्स इन लॉन्ग टर्म, ऐसे डिस्क्रिशनरी, नॉन डिस्क्रिशनरी, अदर सेगमेंट्स आल्सो? देखिए, लास्ट 3-4 साल में क्या है, गवर्नमेंट की स्ट्रैटेजी थी कि इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर क्रिएट करें, क्योंकि कोविड में काफी जी। इकोनॉमी को धक्का चलाता है, लाइवलीहुड्स चले गए थे, तो गवर्नमेंट ने फिस्कल डेफिसिट बढ़ाया। फिस्कल जी। डेफिसिट बढ़ाया, आपने इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट किया रोड्स, रेलवेज और डिफेंस के थ्रू। जी। लास्ट 3-4 साल से ये सब सेगमेंट बहुत अच्छी तरह चल रहे हैं, बट इन द इंटरिम क्या हुआ कि महंगाई आसमान छू गई, और जी। मिडिल क्लास बहुत त्रासित थे कि मतलब एक तो महंगाई है, एक दूसरी इनकम नहीं बढ़ रही। तो जी। इसी कारण आपने देखा कि कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स लास्ट 3-4 साल से अच्छा नहीं चल रही। तो करेक्ट। इस साल के बजट में गवर्नमेंट ने यही किया कि आप 1 लाख करोड़ की इनकम टैक्स की सेविंग्स दे दिए जिनके पास 12 लाख से नीचे का इनकम है। तो ये 12 लाख से नीचे का जो इनकम है, ये रोटी और कपड़ा के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मोहताज नहीं, ये जी। बेस ऑफ द पिरामिड वाले कंज्यूमर नहीं, कि 12 साल करेक्ट। से 12 लाख से कम इनकम है। ये बेसिकली पॉजिटिव इम्पैक्ट, जैसे 1 लाख करोड़ की सेविंग, 1 लाख करोड़ का इनकम टैक्स का बेनिफिट है, उसमें आप ये मान के चलिए कि 1 लाख करोड़ में 20% जो है आदमी इतना सेव कर लेगा, तो अस्सी जी। हजार करोड़ इन्वेस्ट करेगा। तो जी। ये 80,000 करोड़ अगर आप खर्च करते हैं कंजम्पशन पर, तो इससे एक मल्टीप्लायर क्रिएट होता है, जिसको हम बोलते हैं मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो ओके। कि बेसिकली 1/1 - एमपीसी होता है। बेसिकली 1/1 - 0.8, 0.8 मतलब ओके। 1 लाख करोड़ में आप अस्सी करेक्ट। हजार करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। जी। जी। तो 1/0.2 5 लाख करोड़ का आपका कंजम्पशन का मल्टीप्लायर क्रिएट होगा। अगर आप 25% खर्च सेव करते हैं तो 4 लाख होगा, 33% सेव करते हैं तो आपका 3 लाख करोड़ होगा। तो कंजम्पशन डिस्क्रेशनरी आइटम्स में 3 से 5 लाख करोड़ की मल्टीप्लायर क्रिएट, और इसका ओके। पॉजिटिव इम्पैक्ट आपको कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी में दिखेगा। ओके। अगर जीएसटी की रेट कट होती तो आपको बेनिफिट
साबुन, तेल, स्टेपल्स में दिखता। बट क्योंकि इनकम टैक्स कट हो रही है और हमारे देश में सिर्फ 20 करोड़ ही इनकम टैक्स रिटर्न फाइल हो, जी। मतलब रिटर्न्स तो बहुत फाइल होते हैं, बट हम्म, जो 6 करोड़, 75 करोड़, 75 करोड़ पैन अकाउंट्स हैं, उसमें आप ये देख लीजिए कि जो नंबर 7.5 करोड़, सॉरी 75 नहीं, साढ़े हम्म, सात करोड़ पैन नंबर्स हैं जो इनकम टैक्स फाइल करते हैं, उसमें 6 करोड़ जो पैन टैक्स होल्डर्स है, उनकी इनकम 12 लाख रुपए से नीचे। तो ये 6 करोड़ राइट। जो जनता है, जी। इनको ही बेनिफिट होगा। हम्म, तो ये डिस्क्रेशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से हम्म, तो आप ये देख लीजिए कि आपकी टू व्हीलर्स बढ़ेगी, गाड़ियां बिकेगी, आपके फॉरेन ट्रैवल बढ़ेगा, हम्म, होटल्स, यूएसआर, फास्ट फैशन, मेडिक्लेम, ये हम्म, लीजर एंड एंटरटेनमेंट, जो डिस्क्रिशनरी, जो आपकी जरूरत के हिसाब से आप खर्च करेंगे, तो ये ज्यादा ओके। पॉजिटिवली इम्पैक्टेड होंगे। अच्छा, दूसरी बात ये है कि आईएमडी ने ये भी प्रेडिक्ट किया है कि मानसून बहुत ठीक रहेंगे इस साल, नॉर्मल नॉर्मल। मानसून की राइट। प्रिडिक्शन। और जी। अगर नॉर्मल मानसून होते हैं और रूरल इनकम वापस आती है, तो जी। आपकी एफएमसीजी और स्टेपल्स कंपनी में भी पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इस साल की दशहरा और दिवाली, हम्म, कंजम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट दशहरा और दिवाली से बहुत बेटर रही। और यही मेरा मानना है ओके। कि कंजम्पशन रिलेटेड थीम्स में काफी तेजी आई, क्योंकि ये लास्ट 3-4 साल से चले नहीं है, ये बढ़े नहीं है बहुत ज्यादा, बिल्कुल। क्योंकि इनकम की ग्रोथ नहीं है। बिल्कुल सर, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो को देखते हुए आपको क्या लगता है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट दो बार तो हमारे देश में घट चुके हैं। एफओएमसी की बैठक जल्द, आई थिंक 7 और 8 मई को होने वाली है, जहाँ पे ब्याज दरों में कटौती की संभावनाएं जताई जा रही है, बिकॉज ट्रम्प ने कहा है कि पॉवेल को इस बार एक्ट करना पड़ेगा। सो वे ऑल वेटिंग फॉर दैट। पर रियल एस्टेट सेक्टर है जिसने काफी अच्छा एक अप मूव देखा है, अप साइकिल में रहा है। पर लग्जरी सेगमेंट ने काफी अच्छा एक सेल्स देखी है, और कंपनीज ने भी काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। अफोर्डेबल सेगमेंट इज स्टिल लैकिंग बिहाइंड, और मिड क्लास सेगमेंट हाउसेस भी अवेलेबल नहीं है। पर मैं कल किसी रियल एस्टेट वेटरन से बात करी थी, उन्होंने कहा कि मेरे को लगता है कि अब लग्जरी विल नॉट बी द प्लेस टू बी, बट मिड साइज्ड हाउस की डिमांड बढ़ने वाली है, और इंटरेस्ट रेट कटने से फायदा इसी सेगमेंट को होगा। अगर ऐसा है तो आप रियल एस्टेट सेक्टर को कहाँ जाते हुए देखते नहीं, बिल्कुल सही अनुमान है कि देखिए, ये जो लग्जरी सेगमेंट है, ये टॉप 5% ऑफ द पॉपुलेशन। तो क्या है कि लास्ट 3-4 साल में जो मिडिल क्लास, मिड इनकम हैं? सेगमेंट है, जहां पर कोई सेविंग्स नहीं थी, महंगाई की जी। मार थी, इनकम नहीं था, जी। वो सेगमेंट हम्म, बिल्कुल फ्लैट है या डाउन है। तो कौन से सेगमेंट बिक रहे थे? क्योंकि लग्जरी सेगमेंट, जो टॉप 5% ऑफ द पॉपुलेशन है, वहां इकोनॉमी ऊपर जाए नीचे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके पास करेक्ट। इनफ स्पेंडिंग पावर रहती है। तो 100-100 करोड़ के फ्लैट आपको बॉम्बे में बिकते हुए दिखेंगे, जो जी। एनसीआर रीजन है, वो सेगमेंट, हम्म, क्योंकि इतनी ज्यादा ओवर बंचिंग ऑफ सप्लाई हुई है, इसीलिए अनुमान ये है कि ये सेगमेंट थोड़े फ्लैट हो गए। और हम्म, जो मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट है, क्योंकि मिडिल क्लास के हाथ में थोड़ा पैसा आएगा, थोड़ी सेविंग्स होगी, थोड़ा सा वह होम लोन लेगा, और जो लास्ट, हम्म, महंगाई से मार कम लग गई है, क्योंकि महंगाई हमारे लिए बहुत ही बिनाइन है आज की डेट में, जी। इंटरेस्ट जी। रेट कट हो रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है कि मिड इनकम हाउसिंग सेगमेंट रिलेटेड हम्म, जितने भी आपके थीम्स हैं या स्टॉक्स हैं, हम्म, वो हम्म, आपके सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में पिकअप होने शुरू हो जाएंगे। और हम्म, आपकी जो लग्जरी सेगमेंट है, वो थोड़ी सी हम्म, फ्लैट है। तो इसमें आप क्या प्ले कर सकते हैं? इसमें आप होम इम्प्रूवमेंट सेगमेंट, पेंट्स ले जी। लीजिए, टाइल्स हम्म, ले लीजिए, प्लाईबोर्ड हम्म, ले लीजिए, या फिर मॉर्गेज फाइनेंस कंपनीज ले लीजिए, जैसे एलआईसी हम्म, हाउसिंग या दूसरे हम्म, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है। ये पूरी अफोर्डेबल सैलरीड सेगमेंट, मिड इनकम सेगमेंट, ये सबको केटर हम्म, करते हैं। तो इस तरह हम्म, आप हाउसिंग डिमांड, जो मिड इनकम हाउसिंग डिमांड है, जो कि एक्सपेक्टेड है रिवाइव करेंगे, ये हम्म। आपको इन सेक्टर्स के थ्रू बेनिफिट मिलेगा। तो बहुत सारे नए निवेशक जो है वो बाजार में आ रहे हैं, क्योंकि मार्केट ने करेक्शन भी देखी, उनको लगता है कि कहीं ना कहीं वर्स्ट सीम्स टू बी ओवर, और अपना पोर्टफोलियो बनाने जा रहे हैं। अ, क्योंकि अगर आप देखें तो एफआई जब एबसेंट थे तो हम रिटेल इन्वेस्टर ही बहुत ही अच्छा निवेश बाजार में कर रहे थे। एसआईपी में थोड़ी बहुत कमी आई होगी, लेकिन एसआईपी बंद नहीं हुई है, एंड हम्म। म्यूचुअल फंड्स के एसेट अंडर मैनेजमेंट में अच्छी खासी वृद्धि ही रही है। सो नए निवेशकों के लिए आपकी क्या सलाह होगी, हाउ टू डिवाइस अ पोर्टफोलियो कीपिंग इन माइंड कि कंजम्पशन थीम प्ले आउट होगा? सो इक्विटीज में कितना होना चाहिए एलोकेशन,
बाकी एसेट्स लाइक बुलियंस, यू सेड गोल्ड में कितना एलोकेशन होना चाहिए, तो एक आइडियल पोर्टफोलियो मिक्स क्या होना चाहिए? देखिए, एक सिंपल सा थंब रूल है कि 100 माइनस योर एज शुड बी इन इक्विटी। ओके। तो कोई अगर 20 साल का है आदमी या महिला, तो उनका 80% एलोकेशन इक्विटीज में होना। जैसे जैसे आप एज क्वाड्रेंट की आगे बढ़ते हैं, आपका इक्विटीज परसेंटेज कम होता है और दूसरे एसेट क्लासेस बढ़ जाते हैं। तो कोई एक न्यू इन्वेस्टर है जो कि बहुत यूथ में अपनी यू नो पूंजी को इक्विटी मार्केट्स में लगा रहा है, तो बल्क ऑफ द इन्वेस्टमेंट शुड बी इन इक्विटी। और उसे शुरू करना चाहिए म्यूचुअल फंड के थ्रू। डायरेक्ट सीधे करेक्ट। बाजार में आके, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस या मिड कैप स्मॉल कैप में लेते हैं, यू रिस्क योर जी। कैपिटल क्वाइट अ बिट। तो आपको पहले 5-7 साल 10 साल म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट करना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, फिर आप सिंगल स्टॉक्स, इंडिविजुअल स्टॉक में डबल करें। और फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस और डेरिवेटिव्स तो बिल्कुल छूइए मत। मतलब ये लेमैन इन्वेस्टर्स लोग के लिए नहीं है प्रोडक्ट। ये जी। बेसिकली आप कैसीनो की तरह अगर इसको ट्रेड करेंगे तो आपका पैसा डूबेगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। तो आपको निवेश करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और बहुत जल्दी अमीर बनने की ख्वाहिश नहीं रखनी चाहिए। एक डिसिप्लिन वे में, अगर आप डिसिप्लिन वे में करेंगे तो भी ये कैपिटल जब तक आप रिटायर होगे बहुत बड़ा कैपिटल हो जाता है, अगर आप ढंग से इन्वेस्टमेंट इक्विटीज में करें, क्योंकि इक्विटीज इज द बेस्ट एसेट क्लास टू बाय। और मेरा तो हमेशा यही मानना है कि थोड़ा बहुत आपको कैश प्रॉक्सी सेक्टर्स में भी एसेट एलोकेशन रखना चाहिए। थोड़ा बहुत आपको सोना चांदी लेना चाहिए, बुलियन, ओके। जिसको मैं 10 से 15% हमेशा बोलता हूँ कि 10 से 15%। और थोड़ा आपको एफडी या डेट फंड में रखना चाहिए। अगर आपको इमीडिएट कोई कैश की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए आपको शेयर्स नहीं बेचने पड़े। तो 10 से 15% आप बेसिकली आपकी एफडी ले लीजिए या म्यूचुअल फंड्स ले लीजिए, वो ले लीजिए। और बैलेंस मेरे हिसाब से नए इन्वेस्टर्स को बाय एंड लार्ज इक्विटीज में ही रहना चाहिए। जी मनीष सर, आईटी स्पेस एक ऐसा स्पेस रहा है जिसपे सबकी नजर रही है, पर यही स्पेस है जो अंडर परफॉर्म कर रहा है, और नतीजे भी मिक्स्ड ही आए हैं, किसी के अच्छे किसी के खराब। लेकिन फ्यूचरिस्टिक आउटलुक जो हमने मैनेजमेंट कमेंट्री में सुना है वो भी उतना कुछ अच्छा नहीं है, बिकॉज ऑफ ऑल दीज टेंशंस दैट वी आर गोइंग थ्रू। तो आईटी स्पेस में अभी क्या नजरिया बन रहा है आपका? इज इट अ स्पेस टू स्टे अवे और बी इन्वेस्टेड इन दिस स्पेस टू? नहीं, मेरे हिसाब से तो लेना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, इन बाजार में पहली बार तो कोई ग्लोबल क्राइसिस आ नहीं रही है। ग्लोबल क्राइसिस जी। Y2K में आई थी, लीमैन जी। क्राइसिस आई, एशियन क्राइसिस आई, फिर कोविड आया। तो हाउ है अभी हमारे पास फिर एक क्राइसिस है यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू। जी। तो जी। हाउ हैज इंडियन आईटी परफॉर्म? आप ये देखिए, जब भी कोई बैकवर्ड डेटा है, बैक की सब डेटा है आपके पास। अगर आप देखिए कोई क्राइसिस टाइम्स में, आप लार्ज कैप आईटी कंपनीज को देखें तो वो बेसिकली 5 या 6% से ग्रो जी। डॉलर टर्म्स। जी। और मिड कैप आईटी की अगर आप देखें तो 7 या 8% से ग्रो होती है इमीडिएटली जैसे ही क्राइसिस खत्म होता है। तो ये भी जी। क्राइसिस जो यूएस का आया, ये भी खत्म होगा, आगे पीछे होगा पर होगा। और अगर आप जो आज की डेट में आईटी कंपनीज की वैल्यूएशन वो देखें, तो बेसिकली वो जो हिस्टोरिकल ग्रोथ नंबर्स है इमीडिएटली आफ्टर द क्राइसिस, वो इम्प्लाइड ग्रोथ रेट वो नंबर्स से बहुत नीचे है। कहने का ये मतलब है कि अगर क्राइसिस Y2K में क्राइसिस के टाइम में 5 से 6% इंडियन आईटी कंपनीज ग्रो हो रही थी, और अभी जी। वो प्रोजेक्टेड ग्रोथ रेट 2 या 3% है, तो बेसिकली दिस इज द मोमेंट टू बाय आईटी, नॉट सेल आई। Likewise, it is for your mid-cap IT companies. वहां पर rate of return expectation is slightly higher because you're taking slightly higher risk. But because valuations in IT companies have corrected so far in a big way ever since जो नया टैरिफ का इशू आया है, जी। रिसेशन की प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है, जी। और इमीडिएट इम्पैक्ट आईटी को होगा। पर ऐसा है नहीं, बेसिकली इट्स अ डीप वैल्यू प्ले मेरे हिसाब से आईटी कंपनी, इवन आफ्टर कंसिडरिंग कि थोड़ी स्लो डाउन यूएस में जरूर होगी। पर अगर आप देखें कि बिल टू बुक, मतलब कंपनीज के पास ऑर्डर बुक भरी पड़ी है, पर वो एग्जीक्यूशन के लिए डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा पोस्टपोन हो जा रहा है। वो होगा, वो टर्नओवर आएगी आईटी कंपनीज में, पर थोड़ा डीले के संग आएगी, क्योंकि मैक्रो इन्वायरमेंट यूएस में थोड़ा सा अनसर्टन।
तो मेरा तो यही मानना है कि वैल्यूएशंस काफी कंफर्टेबल है आईटी स्पेस में। आपको इन दामों में लेना चाहिए। और दूसरा एक बहुत बड़ा ट्रिगर जो आने वाला है वो है बेसिकली टैक्स कट। अगर जी। यूएस में टैक्स कट्स हो जाती हम्म। तो उस कॉर्पोरेट टैक्स कट्स हो जाती है जी। तो उस काफी स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि वो हो जाए, तो जी। उसका सीधा इम्पैक्ट, पॉजिटिव इम्पैक्ट इन आईटी कंपनीज पर आएगा। तो हम्म। बोथ जीसीसी जो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स हैं और जो कैप्टिव सेंटर्स हम बोलते हैं, और थर्ड पार्टी जी। आईटी वेंडर जो हम हम्म। जो लिस्टेड कंपनीज हैं, दोनों को जी। बेनिफिट मिले। मनीषा, व्हाट इज द पॉसिबिलिटी कि हम एक बार फिर रिकॉर्ड हाई छुएंगे इन करंट फाइनेंशियल ईयर FY26? इज देयर अ पॉसिबिलिटी? FY26 ने कैलेंडर ईयर 26 में हम टच करेंगे। ओके। एंड इसका एकदम सिंपल सा मैथ्स है, बहुत ज्यादा कोई हम्म। रॉकेट साइंस है नहीं। 22,000 हम्म। का फ्लोर है। 22,000 हम्म। का फ्लोर में आप 10% जोड़ दीजिए, जो अर्निंग्स ग्रोथ है FY26 की, वो आपका हम्म। 24,500 हुआ। और जी। फिर 2027, जो कि बेसिकली मार्च 2026 के बियॉन्ड में हम मार्च 2027 को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देंगे। हम्म। FY27 में फिर 10%, तो साढ़े जी। 24,000 में फिर आप 10% जोड़ दीजिए, तो 2450 उसमें जोड़ दीजिए। प्रीवियस जो करेक्ट। हाई है वो 26,277 है। तो फिजिकल जी। 26 में नहीं, कैलेंडर 26 में हमें न्यू हाई डेफिनेटली देखने को मिलेगा। मुझे तो ऐसा लगता है हम कोई बहुत ज्यादा महंगे हैं, और हम्म। अर्निंग्स वो 10% तो आ ही जाएगा, क्योंकि 6% रियल जीडीपी ग्रोथ है, 4% इन्फ्लेशन है, 10%। 10% जी। नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ में 10% ईपीएस ग्रोथ निफ्टी का तो हो ही जाएगा मेरे साथ। जी मनीषा, बहुत बहुत शुक्रिया आज प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। प्लेजर स्पीकिंग विद यू थैंक यू सर। सो मच। थैंक यू।